नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम थर्मोडायनेमिक डाटा, थर्मोडायनेमिक डाटा के आधार पर जैसे बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंथैल्पी है, इन सब के आधार पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निर्धारण करेंगे। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी उसके आधार पर निर्धारित करेंगे। देखिए, electronegativity difference can be obtained by using the experimental parameter that is enthalpy of formation। किसी भी कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, वो काफी कुछ उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर उसके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और उसी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और को यूज करके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई बॉन्ड ए बी है, ए बी कोई कंपाउंड, उसके बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसकी जो कोवलेंट आयनिक बॉन्ड एनर्जी है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जो कोवलेंट आयनिक बॉन्ड एनर्जी है डेल्टा ए बी, ये किसके बराबर था? 96.5 इनटू दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर था? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका जो है का स्क्वायर करके 96.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोवलेंट आयनिक रेजोनेंस एनर्जी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है बॉन्ड में पोलरिटी के कारण, बॉन्ड में की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण बॉन्ड में पोलरिटी आ जाती है। दोनों आइटम ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड में पोलरिटी होगी, और पोलरिटी के कारण उस पोलर बॉन्ड में प्योर कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में अधिक स्टेबिलिटी आ जाती है, और वो कितना है? डेल्टा ए बी के बराबर है। डेल्टा वैल्यू से उस अतिरिक्त एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, किसी बॉन्ड में यदि पोलरिटी है तो उसकी बॉन्ड में बॉन्डेड आइटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इतनी उसकी अतिरिक्त स्टेबिलिटी होती है। लेकिन अब अतिरिक्त स्टेबिलिटी हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसको कैसे प्राप्त करते हैं? हम इमेजिन कर लें कि ये बॉन्ड प्योर कोवलेंट है, तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी में से हम दोनों आइटम्स की बॉन्ड एनर्जी का एरिथमेटिक मीन लेकर के घटा दें, तो हमें जो आयनिक कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, वो मिल जाता है। जैसे दोनों कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड ए ए की एनर्जी ई ए ए है, और दोनों बॉन्ड बी के बीच की एनर्जी बी बी है, और हम जो है प्योर यानी बी बी के बॉन्ड की एनर्जी ए और ए के बॉन्ड की एनर्जी को ऐड करके दोनों का आधा कर दें, और फिर उसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अतिरिक्त जो एनर्जी है वो हमें मिल जाती है। यहाँ पर यह मान लिया गया है कि ये बॉन्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड से इसको आप हटाएंगे तो एक्सेस जो एनर्जी है डेल्टा ए बी ये हमें मिल जाता है। और अब चूंकि देखिए यहाँ जो है ए बी किसके बराबर है? जो अतिरिक्त बॉन्ड एनर्जी है वो इसके बराबर है, इक्वेशन 1, और यही अतिरिक्त बॉन्ड एनर्जी इसके बराबर है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दोनों को कंपेयर कर लिया जाए तब देखिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, तो 96.5 काई ए माइनस काई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई ए बी माइनस हाफ ई ए प्लस ई बी। ठीक है, अब देखिए, हम ऐसा मान लें कि कोई मॉलिक्यूल है ए बी बन रहा है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? तो ये मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स से मिलके बन रहा है,
तो इसकी इसकी एंथैल्पी में से इन दोनों की एंथैल्पी के योग का आधा करके, क्योंकि यहाँ दो दो आइटम है ना, दो ठो बी है, दो ठो ए है और यहाँ केवल एक ए और एक ही है, तो इनकी एंथैल्पी के आधे में से इसकी एंथैल्पी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हाफ में से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को घटा देंगे, तो हमें इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी मिल जाएगी। तो डेल्टा एक्स जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन की किसकी, कंपाउंड ए बी की, वो कैसे निकालेंगे, हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, और आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, अगर हम माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस डेल्टा एच ए बी हो जाएगा, ए बी की फॉर्मेशन की एंथैल्पी, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो वही है, हम क्या करिए, इसमें से इसको घटाया गया है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस डेल्टा एच ए बी के फॉर्मेशन की एंथैल्पी किसके बराबर होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी माइनस इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी के योग का आधा। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन कर लें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में जोड़ ले, तो देखिए ये कितना है, ये यही तो है, दोनों सेम है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 4 के राइट हैंड साइड के बराबर है, अर्थात ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, यही आगे किया गया है। तो अब क्या हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन कर ले तो यही हमें मिल गया। अब देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा एच ए बी ये हो जाएगा 96.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू चाहिए, इतना चाहिए, तो हम इसको इधर कर दें और स्क्वायर रूट हटा दें तो ये रूट में आ जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पर देखिए हम क्या करें, इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा कितना, एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा किसके, माइनस डेल्टा एक्स ए बी अपान 96.5 के। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा दोनों वैल्यू, और यही यहाँ पर है, हमने इसका रूट हटा दिया तो इतना हो गया। इसको 1 अपान रूट 96.5 को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.110 और रूट माइनस डेल्टा एच। अब देखिए यहाँ पर हमें ये मानना है, ये माना गया है कि कंपाउंड में केवल एक ए बी बॉन्ड है। अगर आइटम ए से, जैसे आइटम ए से एक बी जुड़ा है तो ए बी, अगर दो ठो बी जुड़ गया तो ए बी 2, 3 बी जुड़ गया तो ए बी 3, 4 बी जुड़ गया तो ए बी 4, 5 जुड़ गया तो n जुड़ गया तो ए बी n। तो यहाँ पर जो है ए बी एन कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ए बी एन की कैसे होगी, इस एक बॉन्ड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर n बॉन्ड बना है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा x और ए बी एन जो है उसे हम n से डिवाइड कर लें, एक बॉन्ड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी मिल जाएगी। अगर n बॉन्ड बने हैं किसी कंपाउंड में, a से कितने b जुड़े हैं, b की संख्या n है, तो n ए बी बॉन्ड बने हैं तो टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को टोटल बॉन्ड की संख्या डिवाइड कर देंगे, एक बॉन्ड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर हम रख सकते हैं क्या, डेल्टा एच बी एन इक्वल टू हो जाएगा, यहां n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 96.5 इंटू n इंटू कितना हो गया, n बॉन्ड के लिए n से मल्टीप्लाई कर दे। अगर एक बॉन्ड की वैल्यू चाहिए तो हम एक बॉन्ड की चाहिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब चाहिए तो हम क्या करें, 96.5 n को इधर करके स्क्वायर रूट ले लें, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा,
स्क्वायर रूट माइनस डेल्टा एन केवीएन अपॉन 96.5 इंटू ये हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे 1 अपॉन रूट 96.5 को, तो ये 0.102 आ जाता है, ऊपर रख दिया और ये वैल्यू आ गया। ठीक ना, ये रहा हम किसी भी कंपाउंड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और जिन आइटम्स के बीच, जिन आइटम्स से कंपाउंड बन रहा है उनकी बॉन्ड, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का रिलेशन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना है कि कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड ना हो, मल्टीपल बॉन्ड ना हो, और जितने बॉन्ड रिएक्टेंट साइड में है, देखिए इट शुड बी नोटेड दैट द अबव इक्वेशन is applicable when the total number of covalent bond in the reactant and product side are same। दोनों साइड में कोवलेंट बॉन्ड की संख्या समान हो, जितने कोवलेंट बॉन्ड अभिकारक साइड में है उतने उत्पाद में। ठीक है, एंड ये कंपाउंड डज नॉट कंटेन एनी मल्टीपल बॉन्ड, और इस कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड, जैसे डबल ट्रिपल इस तरह के कोई बॉन्ड नहीं होने चाहिए। तो ये रहा, ये इक्वेशन उसी कंपाउंड में अप्लाई होगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ बॉन्ड समान हो और कोई मल्टीपल बॉन्ड इसमें न हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए, अगर हम देखें, अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 8 में, जो इक्वेशन 8 है इसमें तो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के फॉर्मूला डिराइव किया गया है। अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तो इक्वेशन 8 में मुझे करेक्शन, एक संशोधन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये मल्टीपल बॉन्ड के लिए अप्लाई हो सके, मल्टीपल बॉन्ड पर हम इसे लागू कर सके। अ करेक्शन इन इक्वेशन 8 इज रिक्वायर्ड when the multiple bond exists in A2 or B2, because in such cases all the bonds are not of the same energy। हमने क्या किया था कि किसी एक बॉन्ड की एंथैल्पी निकालने के लिए क्या किया था, जितने बॉन्ड है उसको n से, हमने सारे के सारे बॉन्ड एंथैल्पी को n से डिवाइड किया था। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब सारे बॉन्ड एक जैसे हों, लेकिन जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, वहाँ एक बॉन्ड पाई है, एक पाई है, तो एक क्या है बीच में, सिग्मा है। सारे बॉन्ड की एंथैल्पी एक समान नहीं है तो टोटल का 1/3 नहीं करेंगे, क्योंकि सारे बॉन्ड इक्वली स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस ट्रिपल बॉन्ड की जो एनर्जी है 945 किलो जूल पर मोल है, और ये ज्यादा है नाइट्रोजन के 3 सिंगल बॉन्ड की एनर्जी के योग से। नाइट्रोजन के एक सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 164 किलो जूल होती है, 3 सिंगल बॉन्ड की एनर्जी जो है 16 48 4 3 12, यानी एक 352 किलो जूल पर मोल होगा, और इसकी इस ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है 945। तो इस ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी की तुलना में नाइट्रोजन के 3 सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम है। सॉरी, ये जो है एंथैल्पी जो है इसकी अगर हम देखें तो कम है, ये गलत साइन लग गया है, ठीक है ना। इसकी जो एंथैल्पी है ये 946 और इसका 164 गुणे 3 अर्थात कम है। तो ऐसे केसेस में हम जो है सही रिजल्ट नहीं पा सकते, इक्वेशन 8 में हमें करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए जो एक्शन बॉन्ड एनर्जी है वो हम कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन में कैसे निकालेंगे। देखिए द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पर नाइट्रोजन आइटम कितना होगा। नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी इतना है, और 3 ट्रिपल बॉन्ड अगर हम अलग अलग ले लें, 3 सिंगल बॉन्ड ले लें तो इतनी है, दोनों का डिफरेंस कर दिए और उसका आधा कर देंगे। ये जो डिफरेंस है, एक ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी 945 है और 3 सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 492 है, तो ये डिफरेंस 2 एटम के बीच का है। हमें कितना चाहिए पर नाइट्रोजन आइटम, तो इसका आधा कर देंगे, तो 226 किलो जूल
प्रति नाइट्रोजन आइटम एक्स्ट्रा एनर्जी है। इसी प्रकार से 116 किलो जूल प्रति ऑक्सीजन आइटम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है मल्टीपल बॉन्ड में। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, इसको तब हम क्या करेंगे, जो टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा इतना, इसमें से जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बॉन्ड एंथैल्पी है मल्टीपल बॉन्ड की। तो अब देखिए, यदि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं, तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज है उसमें हम नाइट्रोजन के प्रति एटम नाइट्रोजन की इतनी घटा देंगे और ऑक्सीजन की इतनी घटा देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रति आइटम नाइट्रोजन की 226 है और ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की 110 है, इतनी हम घटा देंगे। ठीक है, और घटा करके फिर ये हमारे पास जो फार्मूला आ गया वो उन कंपाउंड्स के लिए भी लागू होगा, उनके लिए भी सही होगा जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पर NN नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड और NO ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की संख्या है। अब देखते हैं, ये जो ऊपर इक्वेशन था उसमें यह माना गया था कि कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। Above equation assumes that compound does not contain any multiple bond। ठीक है, ये इक्वेशन यह भी बताता है कि कंपाउंड में above equation also indicates that the compound containing single bonded nitrogen atom will have a tendency to have the positive value of heat of formation if the electronegativity difference between the nitrogen and other atoms with which nitrogen is singly bonded is zero या very small। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो ऊपर इक्वेशन हम लोगों ने लिया उसमें हम लोगों ने इक्वेशन 8 जो था यह माना था कि नाइट्रोजन यानी किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हमने ये माना था इस इक्वेशन में कि कंपाउंड में कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर जगह सिंगल बॉन्ड, ये भी लिया, कंपाउंड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और यदि बॉन्डेड आइटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम है या लगभग बराबर है, तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जो है बहुत कम आ जाएगा, वो बहुत ही कम आ जाएगा। अच्छा, यहां पर यह भी माना गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, न के बराबर है या शून्य है, और दूसरा उनमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर OF2 लें, अगर हम लें एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इफ NCl3 इफ इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। कारण क्या है? कारण यह है कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। दिस अनस्टेबिलिटी अराइजेस ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, NCl3 लेस स्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड मोर स्टेबल है। इसी तरह से OF2 या Cl2O ये जो है ये स्टेबिलिटी इनकी नहीं है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है और ये एग्जिस्ट नहीं करते या लेस स्टेबल होते हैं। इस प्रकार हम कहें स्टेबल अगर स्टेबलाइज करना है किसी कंपाउंड को जिनमें सिंगल बॉन्ड है, thus to stabilize the compound having single bonded nitrogen or oxygen, ionic resonance energy that is difference in electronegativity should be high। अगर हम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का कोई सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसी दूसरे आइटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड बनाकर अगर जुड़ रहे हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होनी चाहिए ताकि कोवैलेंट आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो। अदरवाइज ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी इनमें ज्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं हम देखें BCl3 देखें BCl3
इसमें एंथैल्पी फॉर्मेशन की -400.5 किलो जूल पर मोल होती है। इसमें कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड उपस्थित नहीं है BCl3 में, अतः जो करेक्शन टर्म है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। करेक्शन टर्म डू नॉट अपीयर, यहाँ पे करेक्शन टर्म की आवश्यकता नहीं है। बोरान और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखिए क्या होगा। तो देखिए अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो दोनों आइटम बोरान क्लोरीन आइटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। इसकी एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 96.5 इनटू, चूंकि 3 कार्बन बोरान क्लोरीन बॉन्ड है ना, इनटू 3 कर देंगे और ये बराबर होगा इतना डिवाइडेड बाय इतना और ये आ जाएगा 1.18। तो ये रहा जो है सर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्लोरीन और बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। पाउलिंग ने जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, ये बेस्ड है इसी थर्मोडायनेमिक डाटा पर विभिन्न एलिमेंट के, और इसे स्वेच्छा से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चार दिया गया है। पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक डाटा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कैलकुलेटेड assuming arbitrary value of fluorine electronegativity of fluorine as 4। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आर्बिट्ररी वैल्यू 4 ली गई है, उसी से कैलकुलेट किया गया है अदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। एक इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, इसको एक नोट देख लीजिए। पाउलिंग ओरिजिनल टेबल वाज reconstructed by using the covalent ionic resonance delta। पाउलिंग का जो ओरिजिनल टेबल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसमें कोवलेंट आयनिक रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा वैल्यू को यूज किया गया था, ठीक है। और इस ओरिजिनल टेबल को ऑलरेडी 1961 में एक्सटेंड किया, उसको मॉडिफाई किया थर्मोडायनेमिक डाटा के आधार पर, और इसी को हम इसी रिवाइज्ड जो टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसी को अब हम यूज करते हैं। तो जो पाउलिंग का रिवाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल है, जिसको ऑलरेडी रोसो ने थर्मोडायनेमिक आंकड़ों के आधार पर 1961 में मॉडिफाई किया था, उसी को हम इस समय वर्तमान में यूज करते हैं। अब उसके बाद यहाँ से आता है मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन अब इस पे हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। आज की क्लास इसी पे रोकते हैं।